Namaskar, myself Vaidya Nilesh Patil. I am from Pune, Maharashtra, and I am doing Ayurved practice for last 7 years in Pune. I am also a faculty member of Samhita department at Dr. D.Y. Patil Ayurved College. And as a student of Samhita, we all know that हमारी संहिताओं का वर्णन जो है वो नाति संक्षेप विस्तरम है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि मेनी कंसेप्ट विच आर गिवन इन आवर संहितास आर लेस अंडरस्टूड, क्योंकि उसका इलेबोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दिया नहीं होता है। उस बहुत सारी संकल्पनाओं में से एक जो है वो वात व्याधि के अधिकरण में आने वाली आवरण संकल्पना, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी भी समझना बाकी है। तो ये जो विशेष सर्कल है जिसमें हमेशा ये होता है कि एक कंसेप्ट जो है वो समझने के लिए थोड़ा हार्ड होती है, तो इसी के लिए उसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता, और उसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि वो लेस अंडरस्टूड रह जाती हैं। सो ये जो विशेष सर्कल है उसको तोड़ने का प्रयास मैं आज कर रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट एज अ होल। उतना वो समझना, संहिताओं को समझना इतना ईजी नहीं है। सो मुझे मेरे अभ्यास से जितना आवरण समझा है वो सभी कंसेप्ट जो है, वो सभी चीज़ें जो हैं जो मुझे समझी हैं, वो सभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसके 3 या 4 भाग होंगे। तो हमारा जो पहला भाग होगा उसमें आवरण क्या होता है, उससे रिलेटेड जो मेनी लेस अंडरस्टूड कंसेप्ट्स हैं वो सभी चीज़ों के बारे में, द बेसिक्स ऑफ आवरण जो है वो सभी हम पहले भाग में देखने वाले हैं। और फिर आगे चरक जी ने जो बाकी आवरण के प्रकार वगैरह वर्णन किए हैं, उनकी चिकित्सा, लक्षण, ये सभी जो है उनको हम अगले भागों में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। नमस्कार। हमारे आवरण संकल्पना का ये पहला भाग है। इसके बाद और 2-3 भाग होंगे जिसमें हम चरकोक्त आवरणों के लक्षण और फिर आखिरी में उसकी अलग अलग चिकित्सा जो है हम विस्तार से देखने वाले हैं। लेकिन आवरण जो होता है उसकी संप्राप्ति कैसे होती है, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण जो दिखाई देते हैं उसके पीछे कारण क्या होते हैं, ये सभी जो बेसिक संकल्पनाएं हैं वो हम इस पहले भाग में देखने वाले हैं। इसलिए बाकी सब भागों से ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस भाग में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले ये जो आवरण है वो एक व्याधि है या फिर वो किसी व्याधि की एक सिर्फ अवस्था है, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो मूर्त आवरण है, यानी कफ या फिर पित्त से होता है, धातुओं या फिर मलों के वजह से जो आवरण होता है वो संसर्ग का कैसे एक भाग होता है वो। उसके बाद उसके कॉजेटिव फैक्टर्स, क्योंकि कैसे होता है कि बृहत्त्रयी में इनके अलग अलग हेतुओं का वर्णन जो है वो दिया नहीं है, तो फिर इनके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कोई विशेष हेतु उनके होते हैं या फिर नहीं होते वो। इसके बाद जैसे व्याधियाँ अपरिसंख्येय है वैसे आवरण भी अपरिसंख्येय कैसे होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है कि धातुगतवात और धात्वावृत्तवात, इनमें डिफरेंस क्या है, सो दैट वी विल बी गोइंग टू सी। और उसके बाद धात्वावृत्तवात में ही रसावृत्तवात का वर्णन क्यों नहीं है, इसका उत्तर ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है दैट इज संप्राप्ति, कि आवरण जो होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, उसकी पैथोलॉजिकल प्रोसेस हमारी भाषा में कैसे होता है, सो वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है ऑफ कोर्स दैट इज इट अ डिसीज और इट इज जस्ट अ कंडीशन, कि वो व्याधि है या फिर वो की सिर्फ एक अवस्था है। तो इसमें सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आवरण का वर्णन ही मूलतः चिकित्सा के वात व्याधि के अधिकरण में आता है, तो बाय दैट इट इज़ व्याधि, तो वो व्याधि ही है। उसके साथ साथ हम आगे भी जाकर देखने वाले हैं कि आवरण जो है इसके एक स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी एक विशिष्ट संप्राप्ति है, और उसके हिसाब से संप्राप्ति भेद करने वाली एक चिकित्सा भी हम देखने वाले हैं जो केवल या फिर निरुपस्तंभित वाद से अलग है। सो चिकित्सा भी उसकी अलग है और उसका साध्यत्व भी स्पेसिफिकली आवरण का अलग से दिया है, जो आपको सूत्र में दिखाई देगा। सर्वे अपि एते अपरिज्ञाताः परिसंवत्सरात् तथा उपेक्षणाद् असाध्या स्युः अथवा दुरुपक्रमाः। तो ये इसका स्पेसिफिक साध्यत्व जैसे आपको पता होगा अर्दित का, पक्षाघात का भी दिया है अकॉर्डिंग टू पीरियड, तो वैसे आवरण का भी दिया है। और सेकंड चीज़ इसमें मैंने जो हाईलाइट की है दैट इज परिसंवत्सरात्। सी कोई व्याधि की एक अवस्था 1 साल तक नहीं रहती,
यानी 1 साल अगर आवरण रहता है, ऐसे वो बोल रहे हैं, और 1 साल के बाद वो असाध्य होता है, ऐसे अगर चरक कह रहे हैं, इसका ही मतलब वो सिर्फ अवस्था नहीं है, वो एक व्याधि है। ओके, सो ये सबसे पहला प्रश्न जो हमेशा रहता है कि वो सिर्फ एक अवस्था हो सकती है आवरण होने के वजह से, ऐसे हमें लगता है, ऐसे नहीं है, वो एक व्याधि है। आप ऐसे बोल सकते हो ये आवरण सिर्फ अगेन ऐसे है कि वो जैसे ढक्कन होता है वैसा है कि ढक्कन लगता है, ढक्कन खुलता है। ओके, लेकिन ये इतने सालों तक आवरण और उसके लक्षण कैसे रहते हैं वो हम आगे वाले जो हमारे पीपीटीज हैं, स्लाइड्स है, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे कहा कि संसर्ग, सभी को ये संसर्ग और सन्निपात ये संज्ञाएं ज्ञात हैं कि संसर्ग में जब एक से ज़्यादा दोषों का इन्वॉल्वमेंट पे होता है तब हम उसे संसर्ग बोलते हैं, और 3 दोष होते हैं तो सन्निपात कहते हैं। तो ये जो हम आवरण बोल रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ संसर्ग। ओके, अगर आप वात व्याधि का अध्याय देखोगे तो उसमें अव्यक्तम लक्षणम तेषां पूर्वरूपम इति स्मृतम, यहाँ तक क्या हो जाता है कि पूर्वरूप बता दिए, और उसके बाद डिफरेंट व्याधियों का वर्णन शुरू हो जाता है जो सिर्फ वात के वजह से होते हैं, लाइक गुरुद्रसी है, आयाम है, पक्षाघात है। ये जो वर्णन है वो कंटिन्यू रहता है टिल 58 सूत्र। ओके, तो 58 सूत्र का पहला चरण जो है वहाँ तक ये सभी वात व्याधियों का वर्णन है जो केवल वात से होते हैं। और फिर 58 सूत्र में चरक कहते हैं कि सर्वेषु एतेषु संसर्गम पित्ताद्यैहि उपलक्षयेत वायोः धातु क्षयात् कोपो मार्गस्यावरणेन च, या फिर वा जैसे पाठवेद है। तो वो कहते हैं कि एतेषु यानी सभी ऊपर भी जो वर्णन किए हैं इन सब में भी पित्ताद्यैहि संसर्गम उपलक्षयेत, पित्तादि को जानकर उसका संसर्ग जो है उसको समझना चाहिए और उसकी तरह उसको जानकर चिकित्सा करनी चाहिए। और उसके टीका में भी उन्होंने चक्रपाणी ये स्पष्ट कर देते हैं कि वातस्य पित्तादि संसर्गम ज्ञापयन आह, तो वात व्याधियों में पित्तादियों का संसर्ग जानने के लिए ये सूत्र दिया है। तो इसमें पित्ताद्यैहि में अगेन वो ये स्पेसिफिकली बोल देते हैं कि पित्ताद्यैहि इति पित्त कफ रक्त पुरुषादिभिः, तो उसमें पित्त कफ ये 2 दोष जो रिमेनिंग है, और उसके बाद रक्त एज एन एग्जाम्पल ऑफ धातु और पुरुषादि, इन सब का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे उन्होंने यहाँ पर कह दिया। फिर इसके बाद जो है चिकित्सा चालू हो जाती है, दैट इज केवलम निरुपस्तंभादो। ओके, ये सभी को पता है कि केवल वात और निरुपस्तंभित वात, इसकी चिकित्सा शुरू होती है टिल 182। तो वहाँ तक अगेन जो हमने पहले व्याधि देखे जिसमें कोई भी संसर्ग नहीं है, सिर्फ वात के वजह से जो व्याधि हो रहे हैं उनकी चिकित्सा पूरी डिटेल में आती है। एंड देन इन 183 यानी 183 वाला जो सूत्र है उसमें आगे वो बोलने लगते हैं कि अभी मैं संसर्ग की चिकित्सा कहूँगा जो वात व्याधि में होता है। तो क्रिया साधारणी सर्वा संसृष्टे चापि शस्यते वाते पित्तादि स्रोतस्सु आवृतेषु विशेषतः। तो इसके बाद यानी केवल वात नहीं है, समझो उसमें कोई संसर्ग है, तो इसमें चिकित्सा जो है वो साधारण करनी चाहिए। साधारण का मतलब होता है अ जनरल ट्रीटमेंट, जनरल का मतलब यहाँ पर है तत्त दोषगण चिकित्सा जो है वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और वाते पित्तादि भी स्रोतस्सु आवृतेषु विशेषतः। ओके, अब इसके आगे विशेष जो आवरण की चिकित्सा है वो मैं बोलूँगा। अब उसके टीका में भी चक्रपाणी ये स्पष्ट कर देते हैं, नीचे आपको दिखेगा कि न केवलम संसृष्टे वायौ साधारणी किंतु वात पित्तादि भी स्रोतस्सु आवृतेषु अभी साधारणी कर्तव्या। तो पित्तादि भी जो आवरण है उनमें भी ये साधारण चिकित्सा करनी चाहिए। तो हम जब कहते हैं कि पित्तावृत वात है या फिर कफावृत वात है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि इट इज़ अ संसर्ग। तो हमें ये आवरण को संसर्ग के दृष्टि से देखना चाहिए। अगेन ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो है ये मूर्त भावों के वजह से जो हो रहा है उसको एप्लीकेबल है। जो अन्योन्य आवरण है यानी एक वात प्रकार का दूसरे वात प्रकार को जो आवरण है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, सो कफ और पित्त के वजह से जो होता है, धातुओं के वजह से और पुरुषादि मलों के वजह से जो होता है उसको हम एज अ टाइप ऑफ संसर्ग देखेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप हेतु फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे कि कफावृत्त हो या फिर रक्तावृत्त हो, मांसावृत्त हो, इन सभी में आपको हेतु फाइंड आउट करने के लिए उसको संसर्ग की दृष्टि से देखना ज़रूरी होता है। और सेकंडली उसकी चिकित्सा करते वक्त भी ये संसर्ग का प्रकार है
ये ध्यान रखने की ज़रूरी होती है। दैट्स वाई ये संसर्ग जो है ये इंपॉर्टेंट होता है भाई अंडरस्टैंडिंग द आवरण कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस आवरण के वर्णन हेतुओं का वर्णन तो कहीं पर दिया नहीं है, तो फिर हम इसका हेतु कैसे फाइंड आउट करें। ओके, सो जो मेरे अंडरस्टैंडिंग से मैंने दिमाग में जो आया वो मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि जस्ट पहले ही इसके पीछे वाले ही स्लाइड में हमने ये देखा कि ये संसर्ग का प्रकार है, यानी मूर्त भाव से जो आवरण होता है। तो हेतु कौन से रहेंगे इस प्रकार में, तो जो सॉरी जो उस मूर्त भाव को दुष्ट करने वाले हेतु होंगे वो यहाँ पर आवरण के भी हेतु रहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे पित्तावृतवात है या फिर कफावृतवात है, तो इसमें पित्त वृद्धि के हेतु या फिर कफ वृद्धि के हेतु या फिर उनको दुष्ट करने वाले जो हेतु हैं वो आवरण के हेतु यहाँ पर जरूर होंगे। उसके साथ साथ इट विल सेम अप्लाई टू धातु, यानी रक्त दुष्टि के लिए हेतु जो होते हैं जो हमने स्पेसिफिक देखे हैं विधि शोणितीय अध्याय में, तो वो भी एक हेतु हो सकते हैं आवरण के लिए। एंड सेम जैसे स्त्रोतोदुष्टि में अलग अलग हेतु दिए हैं वो उन धातु के दुष्टियों के भी है, तो वो सभी जो हेतु हैं वो आवरण के हेतु हो सकते हैं। सो वृद्धि के वजह से जो दुष्टि होती है उन सभी के जो कारण रहेंगे जो हमें पता है वो सभी के सभी यहाँ पर एज अ संसर्ग आवरण के लिए कारण रहेंगे। ये हो गया जो मूर्त भावों के वजह से आवरण होता है उसके। सेम जो अन्योन्य आवरण है यानी वात के ही वात को आवरण होना, ये जो प्रकार है उसमें जो हेतु है वो हमें मिलते हैं अष्टांग हृदय में यानी वाग्भट में, यानी वातरक्त जो अधिकरण है निदान स्थान में, वहाँ पर अष्टांग हृदयकार ने 5 जो वायु है पंचात्म वायु जो है प्राण से लेकर अपान तक, इनके अलग अलग हेतु देकर उनके अलग अलग लक्षण या फिर व्याधियों का वर्णन किया है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय के इस वातरक्त अधिकरण में ही इसके आगे जाकर आवरणों का वर्णन किया है। सो जो अन्योन्य आवरण प्रकार होते हैं इनमें हेतु कौन से होंगे, तो ये जो आगे अष्टांग हृदयकार ने दिए हैं, अब ये सभी मैं पढ़ूंगा नहीं, ये आप बाद में देख सकते हो। तो प्राण के दुष्टि के हेतु रौक्ष व्यायाम उल्लंघन ही, या फिर व्यान के लिए अतिगमन ध्यान क्रीड़ा विषम चेष्टित ही। सो ये सभी जो हेतु हैं वो वात का प्रकोप करके और फिर आवरण के लिए कारण हो सकते हैं। सो दिस इज वी मस्ट कीप इन माइंड कि ये जो आवरण के हेतु विशिष्ट जो दिए नहीं हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अब कैसे है कि जैसे पुरुष वृद्धि हो गई यानी वेग अवरोध कर दिया, इसके वजह से पुरुष वृद्धि हो गई, तो क्या होता है कि अपान का जो अधोगामी स्वभाव होता है, नीचे से बाहर निकलने का जो स्वभाव होता है उसको अवरोध होता है, उस गति का हनन होता है, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, पुरुष वृद्धि के वजह से वहाँ पर वो आवरण हो गया। सेम हैपन्स विथ रक्त वृद्धि, यानी विधि शोणितयुक्त जो विशिष्ट हेतु हैं वो सेवन करने के वजह से असार रक्त धातु की वृद्धि होती है और उसके वजह से वात के गति को जो होता है वो अवरोध आता है, तो वो वहाँ पर आवरण के लिए हेतु हो गया। सो दीज विल बी हेतुज, एंड ये संसर्ग में और अन्योन्य आवरण में। उसके बाद जो चीज़ है दैट इज अपरिसंख्ययत्व ऑफ आवरण। हमें आपको रेफरेंस वो पता होगा जो त्रिशोथी अध्याय में चरक बोलते हैं कि त एव अपरिसंख्यया विद्यमाना भवन्ति रुजावर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। ओके, तो रुजावर्ण समुत्थान इन सब पे डिपेंड करके व्याधि कैसे होते हैं, तो अपरिसंख्यय होते हैं। ऑन अ सिमिलर नोट चरक जी कहते हैं कि यहाँ पर जो आवरण मैंने वर्णन किए हैं वो यथा स्थूलम समुद्दिष्टम एतद आवरणे अष्टकम सलिंग भेषजम सम्यक बुधानाम बुद्धिवृत्तय। यहाँ पर जो वृद्धि हानि ये लक्षणों को ध्यान में रखकर जो मैंने आवरणों का वर्णन किया है वो सिर्फ यथास्थूल है और वो उद्देश्य है। यथास्थूल का मतलब जो ज़्यादातर दिखाई देते हैं, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं उनका, और उद्देश्य का मतलब क्या होता है, संक्षेपेन अभिधानम, यानी इन शॉर्ट जो है मैंने यहाँ पर उनका वर्णन किया है। और इस उसके आगे जो बोलते हैं वो दैट इज सम्यक बुधाना बुद्धिवृद्धये, यानी ये सभी जो समराइज्ड फॉर्म में या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो आवरण मैंने वर्णन किए हैं वो बुधानाम बुद्धिवृद्धये हैं। अब
ये भी सभी ने पढ़ा भी होगा चरक में कि जनरली एक लाइन जो बहुत बार कंटिन्यू होती है कि मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धिवृत्तये, यानी मंदों के लिए व्यवहार करने जितना, और जो बुध है यानी जो ज्ञानी है जिनका अभ्यास है उनकी बुद्धि वृद्धि के लिए एज एन एग्जाम्पल ये वर्णन हम कर रहे हैं, जैसे महाकषायों के बारे में बोल रहे हैं। अब ऐसे कि यहाँ पर मंदानाम व्यवहाराय ऐसे उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया, सिर्फ बुधानाम बुद्धिवृद्धये किया। अब उसका रीज़न ये है कि व्यवहार में प्रैक्टिस में सिर्फ यही आवरण दिखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको छोड़कर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसे होंगी वैसे इसके बहुत सारे प्रकार क्या बोल सकते हैं आप उसे, उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं। सो सिर्फ व्यवहार के लिए इतने ही आवरण काफ़ी है ऐसे हम बोल ही नहीं सकते, बिकॉज देयर आर मेनी मोर प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवरण टू हैपन इन प्रैक्टिस। ओके, सो इसीलिए वो यहाँ पर कह देते हैं कि सिर्फ मंद बुद्धि के लिए व्यवहार आय बोल दिया, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ये अपरिसंख्येय है। सेम जैसे चक्रपाणि ने इसी सूत्र को क्लियर कर दिया है कि अनुक्त ज्ञानार्थ, यानी ये जो सूत्र है वो अनुक्त आवरणों को के ज्ञान होने के लिए ये सूत्र दिया है। और जो लास्ट वाला सूत्र है दैट इज फ्रॉम अष्टांग हृदय, मिश्र ही पित्तादि तद्वन मिश्रणाभि अनेकथा तारतम्य विकल्पाच्च यात्यवृत्ति असंख्यताम ताम लक्षयेद अवहितो यथास्वम लक्षणोदयात शनैः शनैः च उपशयात गूढ़ामपि मुहुर्मुहुः। तो वहाँ पर भी वो क्राइटेरियाज देते हैं कि ये आवरण जो है वो किस वजह से अपरिसंख्येय होते हैं, असंख्यताम क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले दैट इज मिश्र ही पित्तादि भी, यानी चरक वाग्भट या फिर सुश्रुत में अगर आप देखोगे तो पित्तावृत्तवात है, कफावृत्त है, पित्तावृत्त प्राण है, कफावृत्त प्राण है, ऐसे आवरणों का वर्णन दिया है। सो यहाँ पर अष्टांग हृदयकार बोलते हैं कि इनके मिश्रत्व के वजह से भी आवरण हो सकते हैं, यानी कफ पित्तावृत्त प्राण, कफ पित्तावृत्त उदान, ये भी चांसेस होते हैं। सो ये एक मिश्रत्व जिसके वजह से अपरिसंख्यत्व आ सकता है। एंड सेकंड इज उसमें भी अगेन तारतम्य विकल्पाच्च, यानी सिर्फ कफ पित्तावृत्त प्राण नहीं, उसमें अगेन कफ और पित्त इनमें तरतम कौन है, इसके वजह से भी अगेन मोर प्रोबेबिलिटीज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होंगी। सो मिश्रण यानी एक से ज़्यादा मूर्त भाव मिक्स हो जाना या फिर अमूर्त भाव मिक्स हो जाना, और उसमें अगेन भावों में तरतम जो है उसके हिसाब से भी अगेन मोर टाइप्स ऑफ आवरण ये पॉसिबल हैं। तो फिर इन समझने के लिए वाग्भट ने लास्ट वाले जो 2 चरण हैं वो वहाँ पर वो क्लियर कर दे कि इनको समझे कैसे। तो ताम लक्षयत अवहितः, अवहितः यानी अवहित मनसा, ओके, यथास्वम लक्षणोदयात, जैसे जैसे लक्षणों का उदय होता है, क्योंकि आवरण एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक लक्षण उत्पन्न हो गया और वो हमेशा टिल द एंड रहा, ऐसे नहीं होगा। तो जैसे जैसे थोड़े थोड़े लक्षणों का उदय होगा वैसे वैसे आप उनको जानिए। एंड लास्टली उपशयात गूढ़ाम अपि मुहुर्मुहुः, और उसके साथ साथ धीरे धीरे चिकित्सा करके उपशय से भी आप गूढ़ लक्षणों को धीरे धीरे जानिए। इसलिए उन्होंने ये 2 बार ये वर्ड अगेन एंड अगेन वो यूज़ करते हैं, दैट इज शनैः शनैः एंड मुहुर्मुहुः, कि आवरण जो है इन अ फर्स्ट सिटिंग आपको वो डायग्नोस हो गया ऐसे नहीं हो सकता। ओके, शायद ऐसे हो सकता है कि कफ पित्तावृत्त प्राण है और इस फर्स्ट सिटिंग में सिर्फ कफ के लक्षण दिखे, आगे वाले आफ्टर 7 डेज आपको शायद पित्त के लक्षण दिखे। सो दैट्स वाई चरक कहते हैं कि आवरण के ये जो मिश्रण के वजह से आवरण आता है उसके लक्षण जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे लक्षण आपको दिखेंगे वैसे वैसे आपको उसका नॉलेज होगा और वैसे आपका डायग्नोसिस पक्का होता जाएगा। एंड सेम यू कैन डायग्नोस इट बाय उपशय, क्योंकि वो लक्षण जो है वो पहले से आपको नहीं दिखेंगे तो वो भी आपको धीरे धीरे से दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यस वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वो फर्क क्या है, कि धातुगत वात और धात्वावृत्त मैथ में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये एक प्रश्न हमेशा रहता है। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि धातुगत और धात्वावृत्त में बहुत सारे लक्षण अलग है, ऐसे भी नहीं है, और उसकी चिकित्सा भी अगर आप देखोगे तो वो बहुत सारी समान ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है कि धातुगत वात और धात्वावृत्तात अलग क्यों किया, और वो पैथोलॉजी जो है वो उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आपके सामने जो सूत्र हैं वो भी आपको पता है। पहला जो लेफ्ट साइड में जो सूत्र है वो चरक सूत्र 12 यानी वात कलाकलीय का सूत्र है, और राइट साइड में जो अभी वात व्याधि अधिकरण हम देख रहे हैं उसमें जो आवरण की संप्राप्ति दी गई है उसके सूत्र हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र ऑन द लेफ्ट साइड
जो वातकलाकलीय में है, यानी आपको पता होगा कि वातकलाकलीय में जो चर्चा शुरू हुई, परिभाषा शुरू हुई, कि उसमें जो प्रश्न आता है कि वात जो है वो अनवस्थित है और असंघात है, और ऐसे होते हुए भी उसका प्रकोप कैसे होता है। तो इसका आंसर जो बड़िश धामार्गव देते हैं उसका सूत्र ये आपके सामने है कि वात प्रकोपणानि खलु रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशीर कराणि शरीराणाम एंड तथा विधेषु शरीरेषु वायु आश्रयम गत्वा आप्यायमानः प्रकोपमापद्यते। तो वो क्या बोलते हैं कि रुक्ष लघु शीत ये जो गुण है वात के, उस गुणात्मक आहार और विहार करने के वजह से क्या हो जाता है, शरीर ही वैसे हो जाता है, शरीर के स्रोतस वैसे हो जाते हैं। यानी जब आप वृक्ष कोई आहार करते हो तो उससे डायरेक्टली वात का प्रकोप हो गया, ऐसे नहीं होता। वृक्षा खर या फिर विशद आहार करने के वजह से आपका शरीर वृक्ष खर विशद हो जाता है। फिर क्या हो जाता है कि तथा विधेषु शरीरेषु, ऐसा जो वृक्ष खर विशद आपका शरीर बना है, ऐसे शरीर में, ऐसे स्रोतसों में वायु जो है वो आश्रयम गत्वा, आश्रय प्राप्त करता है, वहाँ पर जाके जहाँ पर वो स्थान वैगुण्य उत्पन्न हुआ है वहाँ पर वो चिपक जाता है, और फिर आप्यायमाना, और फिर वहाँ पे वो क्वांटिटेटिवली बढ़ता है, और फिर वो प्रकोप करता है। ये हो गई एक संप्राप्ति। और ये जो संप्राप्ति है वात प्रकोप की, वो है धातु क्षयात्मक वात प्रकोप की संप्राप्ति। एंड इन द एंड इट इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ धातुगत वात। ओके, सेकेंडली अब इससे डिफरेंस भी हम देखेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये धातुगत या फिर धातु क्षय की है, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होता है ना वो आवरण में होता है। जो अब हमने ऊपर देखा कि 58 सूत्र तक जो है वो वात व्याधि जो केवल वात से होते हैं उनका वर्णन आता है, एंड उसके बाद जो है वो आवरण कैसे उत्पन्न होता है उसका सूत्र आता है। तो उस सूत्र में ये जो लास्ट लाइन है, करोति आवृत मार्गत्वात् रसादेंश्च उपशोषयेत्। ओके, अतः आवृतस्य वायोः कथम कुपितत्वं भवति यावता आवृतो दुर्बल एव भवति। तो चक्रपाणी बोलते हैं कि आवृत जो होता है वो तो दुर्बल होता है, फिर उसके वजह से व्याधि कैसे होता है। सो वहाँ उन्होंने, जैसे मैंने हाईलाइट किया, आपको दिख रहा है, मार्गावरणेन वेग प्रतिबंधात एव कुपितो भवति। तो ये समझ लो कि ये अलग कैसे है धातुगत वात से। यहाँ पर पैथोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हो रही है, वेग प्रतिबंध के वजह से हो रही है। वहाँ पर क्या हो रहा था, शरीर रुक्ष खर विशद हो रहा था, उसके वजह से वहाँ उसको स्थान मिल रहा था, इसलिए वो प्रकुपित हो रहा था। सेकंडली ये भी आपको सूत्र पता होगा जो हम आगे भी देखने वाले हैं कि कुपितस्तौ समुद्धूय तत्र तत्र क्षिपण गदा, यानी ये जो सूक्ष्म वायु होता है विच इज़ सूक्ष्म, यानी कफ और पित्त से भी जो अधिक सूक्ष्म है, वो पित्त और कफ को समुद्धूय, उनको ही दुष्ट करके, ताभ्याम आवृत मार्गोपि, उनसे आवृत होते हुए भी उनको दुष्ट करके वो व्याधियों को उत्पन्न करता है। और सिर्फ इतना नहीं, देन कम्स द लास्ट लाइन कि आवृत मार्गत्वात् रसादींश्च उपशोषयेत्, और आवृत होने के वजह से वो रसादी धातुओं का शोषण करता है। अब इसमें डिफरेंस ये आ गया, अगर आप कॉन्शियसली इसको देखोगे तो धातु क्षय ये जो प्रोसेस है वो धातुगत वात में एज अ कारण है, वो सबसे पहले उत्पन्न होती है, एंड इन आवरण वो एज अ कार्य होती है। यानी धातुगत वात में क्या होता है, धातुगत वात में रक्त, मांस, मेद ये रुक्ष खर विशद होने लगते हैं, उनका धातु क्षय होता है, उनकी दुष्टि होती है, वहाँ पर वो वात प्रकोप होता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ धातुगत वात। तो धातुगत वात में उद्भव जो है, उत्पत्ति का कारण जो है वो धातु क्षय है, एंड इसके ऑपोजिटली रसादींश्च उपशोषयेत्, यानी आवरण के बाद एज अ कार्य धातु क्षय उत्पन्न होता है। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि धातुगत वात का उद्भव अलग है और धात्वावृत्त वात का उद्भव अलग है। एक तरफ उद्भव जो है वो धातु क्षय है, और दूसरी जगह पे उद्भव जो है वो गति वेग अवरोध है, दैट इज़ वेग प्रतिबंध है। सो दैट इज़ वेरी मच बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लेकिन होता यह है कि ये होते हुए भी इन दोनों में कॉमन क्या है, तो धातुओं की दुष्टि है। यानी इवन दो, यानी पहले इसमें धातु का क्षय हुआ, उसके बाद धातु दुष्टि हुई, या फिर इसमें पहले वेग की गति का अवरोध हुआ, फिर बाद में जाके धातु दुष्टि हुई, लेकिन धातु दुष्टि तो हुई। तो ये कॉमन स्टेप रहती है, और इसी के वजह से चिकित्सा बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है।
ओके, यानी रक्तावृत्तवात हो या फिर रक्तगत हो, चिकित्सा बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये दुष्ट किसको कर रहा है, तो रक्त को कर रहा है। लेकिन अगेन थोड़े जो है आगे जाकर, यानी धातुगत वात को छोड़कर विशेष चिकित्सा बिल्कुल रहेगी, वो हम चिकित्सा के पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन धातुगत एंड धात्वावृत्तवात, कि एक में धातु क्षय जो होता है वो उद्भव होता है, कारण होता है, और एक में वो धातु क्षय एज अ कार्य होता है, इट इज़ अ लक्षण, और या फिर यू कैन से इट इज़ अ सेकेंडरी इवेंट इन अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज आवरण। ओके, सो उत्पन्न कहाँ से होता है, इस पर डिपेंड ये करता है कि वो गत है या आवृत्तवात है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा माइंड में रहता है कि ये सभी धात्वावृत्तवाद तो हमने देख लिए, तो उसमें रसावृत्तवाद का वर्णन क्यों नहीं है। तो मेरे लिए कैसा है कि कोई भी चीज़ का वर्णन अगर ग्रंथ में नहीं किया है तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक तो वो जो है वो अनाविष्कृततम है, या फिर वो असंभव है। अनाविष्कृततम का मतलब होता है ऐसे व्याधियाँ या फिर ऐसे लक्षण वो जो ज़्यादा आविष्कृत नहीं थी उस काल में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है अम्लपित्त का, यानी सभी को पता है कि बृहत्त्रयी में अम्लपित्त के विशेष हेतु लक्षण और चिकित्सा दी नहीं है। माधव निदान से आगे वाले जो लघुत्रयी है उसमें इसका विशेष वर्णन, विशेष अध्याय करके वर्णन आता है। तो लघुत्रयी के काल के बाद अम्लपित्त नाम का व्याधि जो है वो ज़्यादा आविष्कृत होने लगा, सो उसके लिए अलग अध्याय करने की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए उनका वर्णन वहाँ पर आया। लेकिन चरक, सुश्रुत या फिर वाग्भट के काल में अम्लपित्त इतना आविष्कृत नहीं था कि उसके लिए कुछ अलग हेतु, लक्षण या फिर चिकित्सा का वर्णन किया जाए। लेकिन आप सभी को शायद पता होगा कि अम्लपित्त चरक में भी बहुत बार आता है। जैसे इवन दीर्घनजीवित अपना जो पहला अध्याय है उसमें क्षीर के फलश्रुति में आता है, या फिर विरुद्धाहार के वर्णन में अम्लपित्त आ जाता है। सेम इन अग्र संग्रह जो है उसमें कुलत्थ जो है उसमें अम्लपित्त जनना नाम करके अग्र कहा गया है। इवन गृहिणी में जब अजीर्णों का वर्णन किया गया है तो वहाँ पर भी अम्लपित्त का वर्णन आता है। सो अम्लपित्त का वर्णन है, लेकिन आविष्कृत नहीं था, इसलिए उसका अलग वर्णन नहीं किया गया है। सो दैट इज़ द वन रीज़न कि कोई भी चीज़ का वर्णन अगर नहीं किया है ग्रंथ में तो वो एक कारण हो सकता है, या फिर एक कारण जो दूसरा सबसे बेसिक है दैट इज़ असंभव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि कोई चीज़ ये पॉसिबल ही नहीं है इसलिए उसका वर्णन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया है शश विषाण, शश यानी रैबिट। ओके, रैबिट के विषाण यानी सींग होते ही नहीं है, सो दैट इज नेवर पॉसिबल कि उसको सींग आए, ऐसे हो ही नहीं सकता, सो दैट इज असंभव। तो मेरे लिए रसावृत्तवात ये जो एंटिटी है वो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए उसका वर्णन नहीं है। इट इज़ दैट मच सिंपल। सिर्फ होता ऐसा है कि बहुत बार ये जो राइट साइड में आपको संदर्भ दिखेंगे जहाँ पर त्वक और रस के जो रिलेशन है वो वहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं कि त्रिविध रोग मार्ग जो है कि बाह्य, आभ्यंतर और मध्यम जो है, वहाँ पर एक आपको सभी को पता होगा कि जब बाह्य मार्ग, शाखा मार्ग के बारे में हम बोलते हैं तो त्वक और रक्तादि धातु ऐसे कहा जाता है, राइट। तो वहाँ पर चक्रपाणी ये स्पष्ट कर देते हैं कि त्वक चैति त्वक शब्द है ना तदाश्रय रसोपि गृह्यते। तो त्वक से उसके आश्रित रस का भी ग्रहण करना चाहिए, और यही अप्लाई मोस्ट ऑफ दी जगह होता है। सिर्फ कहीं कहीं पर त्वचा और रस इनको सेपरेट मानना ज़रूरी हो जाता है, वहीं पर उनका सेपरेट वर्णन है। ओके, सेम धातु सारता का वर्णन जब होता है तो त्वक सारता का वर्णन है, रस सारता का नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी वो स्पष्ट कर देते हैं कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज रस सारता ओनली। लेकिन त्वक और अगेन रस धातु जो है वो कोरिलेटेड है, तो वहाँ पर उनका अलग वर्णन नहीं है। लेकिन ज्वर और कुष्ठ में ये अलग अलग मानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सी कैसे है कि ज्वर में संताप जो है यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, सभी को पता है, और वो त्वचा से ही हमें परीक्षण गम्य होता है, राइट। तो हम स्किन को हाथ लगाकर किसी के पेशेंट के देख के ही समझ आ जाता है कि इसको ज्वर है। तो ऐसा है कि अगर ज्वर से संताप ज्वर यानी त्वचा से संताप समझ में अगर हमें आ रहा है तो वहाँ पर जब उसकी धातुगत अवस्था उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हमें त्वचा को छोड़कर रस को अलग मानना पड़ेगा। ओके, क्योंकि त्वक दुष्टि करके वहाँ से संताप तो है ही। तो जब रसगत वात होता है तो कुछ ना कुछ अलग लक्षण दिखेंगे, इसीलिए ज्वर के धातुगत अवस्था में रसगत जो ज्वर है वो अलग माना है। वहाँ पर रसगत का मतलब ही त्वकगत ज्वर ऐसा नहीं किया है, क्योंकि त्वकगत ज्वर यानी उसका ही मतलब होता है जो हमें टेम्परेचर समझ में आता है। सेम विथ कुष्ठ, यानी त्वकगत कुष्ठ और रसगत कुष्ठ ये अलग अलग बिल्कुल होंगे, क्योंकि त्वक जो है वो तो पहले से ही होगा,
राइट, क्योंकि त्वगगत कुष्ठ ऐसे अलग कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सामान्य दोष दुष्ट संग्रह है उसमें त्वचा है ही, तो कुष्ठ में त्वचा तो दुष्ट होगी ही। तो कुष्ठ के आगे जाके जब धातुगत अवस्था वर्णन करने की बारी आएगी, तब उसको हमें त्वगगत और रसगत ये अलग अलग करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कुष्ठ में भी त्वक और रस को अलग अलग माना है, और वहाँ पर रसगत कुष्ठ ऐसे अलग अवस्था वर्णन की है। लेकिन ये वात व्याधि में करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर रस और त्वक को एक ही अगेन माना गया है। इसीलिए आप अगर धातुगत वात व्याधि देखोगे तो उसमें रसगत वात प्रकोप ऐसे नहीं बोला है, त्वगगत वात ही बोला है, और उसके आगे धातुगत है, मांसगत है, मेदोगत है। और इसीलिए वात व्याधि में त्वक और रस को उन्होंने अलग नहीं किया है। एंड दैट्स वाई अगेन आवृतवात में फिर रस और त्वक को एक बार आपने सेम मान लिया, तो फिर त्वचा से आवृतवात कैसे हो सकता है, क्योंकि त्वचा जो है वो तो पूरे शरीर को ही कवर कर रही है, तो फिर वो वात को आवरण कैसे करेगी। सो दैट इज द क्वेश्चन। इसीलिए रसावृत्तवात ये जो एंटिटी है वो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए चरक ने उनका वर्णन किया ही नहीं है। सो दैट्स वाई रसावृत्तवात होता नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, अब उसके बाद लास्ट में जो प्रकार आता है, प्रकार नहीं सॉरी, जो स्लाइड अभी आ रही है दैट इज संप्राप्ति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आवरण जो होता है वो कैसे होता है। तो उसके जो एक बेसिक सूत्र हैं जिसमें ये आवरण की संप्राप्ति हमें समझ में आ सकती है, बोथ सूत्र और टीका ये मैंने अभी यहाँ पर लिए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सूत्र है वो सबको पता है, दैट इज वात पित्त कफादेह सर्वस्रोतोनुसारिणः। वात पित्त और कफ जो है वो सर्वस्रोतसों में घूमते रहते हैं। वायुरेव ही सूक्ष्मत्वात् द्वयोः तत्रापि उदीर्णः। और वायु जो है उन दोनों में सूक्ष्म होने के वजह से वो क्या करता है, सॉरी, कुपितस्तव समुद्धूय तत्र तत्र क्षिपण गदान, कि वो सूक्ष्म है उन दोनों के वजह से वो उसका उदीर्ण होके वो अन्य दो जो है कुपितस्तव, तव यानी पित्त कफो, उनको समुद्धूय, उनको उद्धूय यानी दुष्ट करके तत्र तत्र क्षिपण गदान, वहाँ वहाँ पर वो रोग कर देता है। एंड देन उसके आगे करोति आवृत मार्गत्वात् रसादींश्च उपशोषय, जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आवरण व्हाट हैपन्स इज रसादी उपशोषण। ओके, फिर अमूर्त आवरण जो है, यानी वात का ही वात को आवरण जो है, उसको एक्सप्लेन करने के समय चक्रपाणि ने ये कहा है कि अमूर्त होते हुए भी वो आवरण कैसे कर दे, तेन वायो वायवंतरेण गतिहनन रूपम आवरणम उपपन्नमेव। तो वो क्लियर है कि वात से वात का आवरण किस स्वरूप में होता है, तो वो गतिहनन के रूप में होता है। ओके, फिर जो एक सामान्य लक्षण हम सभी को पता है, जो अणुक्त आवरण के ज्ञान के स्लाइड में भी हमने देखा था कि आवरक जो होता है उसकी वृद्धि होती है, और जो आवृत्त होता है उसका क्षय होता है। ये एक सबसे बेसिक हमें सभी को पता होता है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद जो दो सूत्र दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह उन दोनों सूत्रों में ना स्थान का इंपॉर्टेंस जो है वो हाईलाइट होता है, वो जो हम जनरली भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये जो ऊपर वाला सूत्र है कि जो आवरण करने वाला होता है उसकी वृद्धि है, और जो आवृत्त होता है उसका क्षय होता है, यही दो चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन स्थान, ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो हम आवरण में भूल जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो शुड बी केप्ट इन माइंड। स्थानानि अवेक्षवातानाम वृद्धिम हानिम च कर्मणाम। ओके, वृद्धि और हानि कर्मों की वो तो हम देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वातों के स्थान जो है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। एंड सेकंड इज यद्यस्य वायो निर्दिष्टम स्थानम तत्र इतरौ स्थितौ दोषौ बहुविधान व्याधिन करोति दर्शयेताम एटसेट्रा। तो वायु के जो निर्दिष्ट स्थान है वहां पर इतरौ दोषौ यानी पित्त और कफ जो है वो वहां उस स्थान में जाकर आवरण करके व्याधि करते हैं। सो इसीलिए स्थान जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप आवरण देखते हो। ओके, अब इसका हम थोड़ा डिटेल देखें कि ये कैसे होता है। सबसे बेसिक चीज जो है ये हम भूल ही जाते हैं कि आवरण जब होता है तो जिस वात को ये आवरण हो रहा है उसका इस वजह से प्रकोप हो रहा है, ये चीज़ ही हम भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में और एक चीज़ क्या बैठी हुई होती है कि जिसको आवरण हो रहा है ना वो तो दुर्बल है और उसके वजह से उसकी कर्म हानि होती है। ये चीज़ हमारे दिमाग में इतनी बैठी हुई होती है कि इसको जो आवरण हो रहा है इसके वजह से इस आवृत्त का प्रकोप हो रहा है, ये एक बेसिक चीज़ ही हम भूल जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जिसे आवरण हो रहा है उसका उस आवरण के वजह से प्रकोप होता है। तो इसीलिए जो आगे वाला सूत्र है ना कि आवार्याणाम बलियसा आवरणा स्वकर्म हानि, कि जो आवृत्त होता है
वो अबलवान होने के वजह से उसकी स्वकर्म हानि होती है, और आवरकस्य तो उत्सर्गतः वृद्धि। ये चीज़ सिर्फ ध्यान में रखकर आवरण के लक्षणों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो फिर इसके आगे की स्टेज क्या होती है? तो ये जो आवृत्त हुआ वात है वो क्या करता है? आवरकस्य दुष्टि। तो उसको जो आवरण कर रहा होता है, वो जो भाव होता है, वो मूर्त या अमूर्त दोनों हो सकते हैं, उस भाव की वो दुष्टि कर देता है। अब ये दुष्टि किस प्रकार से होती है? तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जो मात्राशितीय अध्याय में वाग्भट बोलते हैं। यानी अतिमात्र आहार सेवन की वजह से अलसक और विसूचिका, ये दो आम दोष उत्पन्न होते हैं, उनकी संप्राप्ति जो है उसका ये सूत्र है कि अतिमात्र आहार करने के वजह से क्या हो जाता है? त्रिनपि दोषान प्रकोपयत, तीनों भी जो दोष है वो प्रकोपित हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है कि अतिमात्रा आहार होने के वजह से उनको कोई स्थान ही नहीं मिलता घूमने के लिए, क्योंकि यह सभी को ये भी एक चीज़ पता है कि अन्येन कुक्षेरद्वावंशो पानेन एकम प्रपूरयत, और ऐसे करके 1/3 पार्ट जो है या फिर 1/4 पार्ट जो है वो दोषों के लिए रखना चाहिए, ऐसे कहा गया है। लेकिन अतिमात्रा आहार जब लिया जाता है तो दोषों को कोई अन्य स्थान मिलता ही नहीं है। तो फिर वो दोष कहाँ पर जाते हैं? तो वो आमेन अन्येन दुष्टेन तद एव आविश्य कुर्वते। तो ये जो प्रकुपित हुए दोष हैं वो उस आगे पड़े हुए आहार को ही प्रवेश करके उसको दुष्ट कर देते हैं। एंड सेम हैपन्स इन आवरण। जब किसी भाव से किसी वात को आवरण हो जाता है तो वात जो है वो तदेव आविश्य कुर्वते, वो वात उस आवरक को ही दुष्ट करके लक्षण उत्पन्न कर देता है। इसीलिए थर्ड स्टेज जिसमें लक्षण दिखते हैं दैट इज आवरक की दुष्टि और आवृत्त का क्षय। इस टाइप के लक्षण हमें आवरण में दिखाई देते हैं। तो ये एक चीज हमेशा याद रखिए कि वात जो है वो अनवस्थित स्वभाव वाला, इट इज इट्स नेचर, इनहेरेंट नेचर। क्योंकि वात चुप बैठने वालों में से नहीं है, यानी उसको आपने आवरण कर दिया और ठीक है उसने मान लिया और वो उसी जगह चुप बैठ गया, ऐसे बात नहीं है। बिकॉज अनवस्थित इज इनहेरेंट नेचर ऑफ वात। तो वो बिल्कुल ट्राई करेगा कि वो जिसको जो चीज़ उसके गति को अवरोध कर रहा है उसको वो तोड़े। ओके और इसी के लिए जब उन दोनों में जब लड़ाई होती है, यानी जिसको आवरण हो रहा है वो वात और आवरण करने वाला भाव, इनमें जब लड़ाई होती है तब जाके लक्षण दिखाई देते हैं। और ये लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक जो आवरण कर रहा है उसके दुष्टि के, और फिर जो आवृत्त है वो दुर्बल ऑफकोर्स होता है क्योंकि उसी के वजह से आवरण है, तो उसके क्षय लक्षण। ये दो टाइप के लक्षण जो है वो आपको आवरण में दिखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ हमेशा याद रखिए जब आप आवरण पढ़ोगे कि आवृत्त जो वात होता है उसका हमेशा प्रकोप होता है आवरण के वजह से। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इसीलिए इन अ एंड जब मूर्त भाव के वजह से आप आवरण देखते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला भाग जो है दैट इज स्थान। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि दोष धातु या फिर मलों के वजह से जब आवरण होता है तब स्थान का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो दोषों के वजह से आवरण, यानी कफ और पित्त के वजह से जो आवरण होता है तो वो कहाँ पर होता है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके तो वो होता है वात के स्थान में। आपको अगर याद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन। इस स्लाइड में हमने देखा सबसे लास्ट वाला सूत्र, यद यस्य वायोः निर्दिष्टम स्थानम तत्र इतरौ दोषौ स्थितौ। तो क्या हो जाता है कि प्राण से लेकर अपान तक जो वायु के स्थान है उसमें कफ और पित्त आ जाते हैं और उस वायु को वो आवरण कर देते हैं। तो कफावृत्त और पित्तावृत्त ये जो है ये प्रकार कहाँ पर होंगे, उस वायु के स्थान में होंगे। लेकिन इट विल नॉट बी अ केस फॉर धात्वावृत्त या फिर मलावृत्तवात। धात्वावृत्तवात जो होंगे वो वात के स्थान में नहीं होंगे, वो धातु और मलों के स्थान में होंगे। इसीलिए अगर आप पुरुषावृत्त या फिर मूत्रावृत्तवाद देखोगे या फिर रक्तावृत्त अस्थ्यावृत्तवाद देखोगे तो उसमें जो लक्षण है ना वो उस धातु दुष्टि के उस मल के दुष्टि के लक्षण आते हैं, वहाँ के अवयवों से रिलेटेड लक्षण आते हैं। सो यहाँ पर स्थान पूरा का पूरा बदल जाता है कि धात्वावृत्त और मलावृत्त के स्थान जो होते हैं वो उन स्थानों में होते हैं। रक्तावृत्त वात जो है वो रक्त के स्थान में होगा, अस्थ्यावृत्त वात जो है वो अस्थि के स्थान में होगा। और लास्ट में आ जाता है दैट इज अन्योन्य आवरण। फिर अन्योन्य आवरण में स्थान कौन सा होता है, यानी आवरक करने वाला या फिर आवृत्त वाला। तो आगे जाके अन्योन्य में हम और डिटेल देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो मैं बोल देता हूँ कि अन्योन्य आवरण में जो स्थान होता है वो आवरक वाला होता है, आवृत्त वाला नहीं। यानी जब मैं कहता हूँ प्राणावृत्त समान, तो यहाँ पर प्राण जो है जो आवरण करता है वहाँ पर समान जाकर ये आवरण करता है।
अब ये क्यों और कैसे होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। ओके, फॉर नाउ ये ध्यान में रखिए कि अन्योन्य आवरण में जो आवरक होता है वो स्थान महत्वपूर्ण होता है, वहां पर वो आवरण की संप्राप्ति पूरी होती है और लक्षण दिखाई देते हैं। सेकंड इज गति। तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवरण का तो बेस ही ये है कि गति हनन रूप के वजह से ही आवरण उत्पन्न होता है। एंड लास्ट पार्ट इज विमार्ग गमन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इन अन्योन्य आवरण, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि आवृत्तवाद जो होता है वो अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाता है, इसीलिए वो आवरण हो जाता है। दैट्स वाई विमार्ग गमन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। अब इसके बाद और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने पहले भी बोला था कि हम आगे जाकर देखेंगे कि आवरण जो है क्या वो हमेशा रहता है, यानी जो हमने देखा कि परिसंवत्सरात यानी 1 साल तक अगर आवरण हो जाए तो समझ लो कि वो असाध्य हो गया। फिर क्या ऐसे होता है कि वो आवरण एक बार बैठ गया तो वो वैसे ही रहा 1 साल तक, या फिर वो खुलता है या फिर से आवरण हो जाता है, ऐसे होता है। सो इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैंने यहाँ पर दिया है। अगेन इसको आवरण छोड़कर कहीं किसी अन्य व्याधियों के कंटेक्स्ट में मैंने ये उदाहरण दिया है ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आए। आवरण के जो लक्षण होते हैं वो हमेशा दिखते हैं और चले जाते हैं, यानी ऐसे होगा जैसे हमने अपरिसंख्यत्व के टाइम में भी देखा ना कि शनैः और मुहुर्मुहुः, यानी ये लक्षण कुछ देर दिखाई देंगे, कुछ देर गायब हो जाएंगे, फिर से दिखाई देंगे, फिर से गायब हो जाएंगे। इसका रीज़न ही ये होता है कि आवरण जो होता है वो हमेशा आवरण रहा शरीर में, ऐसे नहीं होता। कुछ टाइम के लिए आवरण खुलता है, फिर से वो आवरण बैठ जाता है। अब उसके एग्जाम्पल दो मैंने यहाँ पर लिए हैं अगेन फ्रॉम चरक संहिता। एक पहला जो रेफरेंस है वो मधुमेह का वर्णन और मधुमेह पीठिकाओं का वर्णन जो कि अंतःशिरसी में आता है उसका एक है, और दूसरा जो है वो अपतानक का वर्णन है त्रिमर्मीय सिद्धि में से। अगर आप वहाँ पर देखोगे वहाँ पर आवरण का ये स्वभाव जो है वो आपको दिख जाएगा। ओके, वैषम्य जिसे हम कहेंगे दैट इज ओके। स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः दर्शयति आकृतिम गत्वा क्षयम आप्यायते पुनः, यानी ये यहाँ पर उन्होंने जो मधुमेह का वर्णन किया है वो ड्यू टू आवरण। ओके, तो वो क्या हो जाता है, ये मारुतस्य पित्तस्य और कफस्य जो लक्षण है वो दर्शयति आकृति, लक्षणों को कभी कभी वो दिखाई देते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, और क्षयम आप्यायते पुनः, और फिर से वो क्षय हो जाता है। सो वहाँ पर भी जब आवरण होगा तब लक्षण दिखाई देंगे, जब आवरण छूट जाएगा फिर से लक्षण कम हो जाएंगे। ओके, एंड सेकंड एग्जाम्पल फ्रॉम अपतानक, हृदि मुक्त्वे नरस्वास्थ्यम याति मोहम वृते पुनः वायुना दारुणाम प्राहुरेके तम अपतानकम। अपतानक भी सेम हैपन्स, आवरण ही होता है वृते। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जब हृदय जो है उसको आवरण हो जाता है तो मोह उत्पन्न होता है, और जब उस हृदय का आवरण चला जाता है नरम स्वास्थ्यम याति, उसको वो ठीक है ऐसे लगने लगता है। सो आवरण जब आप एज अ व्याधि देखोगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इट कैन मिसलीड यू, कि आपको ऐसे लग सकता है कि उपशय आ रहा है इस पेशेंट में, क्योंकि होता ऐसे है कि आवरण कभी भी हमेशा 100% लगा रहा ऐसे नहीं होगा। तो बीच बीच में वो आवरण खुल जाने के वजह से लक्षण कम हो जाएंगे और हमें ऐसे लग सकता है कि उपशय आ रहा है। सो दिस इज़ अ मिसलीडिंग थिंग आवरण में बहुत ज़्यादा, इसीलिए वाग्भट वहाँ भी कहते हैं कि अवहित मनसा लक्षणोदयात मुहुर्मुहुः शनैः शनैः, धीरे धीरे अवहित मनसा आपको परीक्षण करना है आवरण का। एंड दैट प्रूव्स कि आवरण जो है वो 1 साल के लिए सिर्फ वैसे ही लगा रहा ऐसे नहीं होगा, बीच बीच में आवरण चला गया और फिर से आ गया, ये हमेशा रहता है आवरण में। अब इसके बाद जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज अन्योन्य आवरण, कि एक अमूर्त भाव से एक अमूर्त भाव को आवरण कैसे हो सकता है, यानी इज इट पॉसिबल, यानी जो वो सूक्ष्म है, असंघात है, अनवस्थित है, तो ये आवरण हो सकता है क्या, तो यस, यानी चरक ने, चक्रपाणि ने, सभी ने ये कॉन्फिडेंटली कहा है कि ये होता है। ओके, और उसका एक स्मॉल उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि गति हनन रूपम, ओके, कि वो गति हनन के रूप वाला आवरण होता है। लेकिन ये विजुअलाइज करना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है कि ये एक्चुअली कैसे होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिया है वो एनवायरमेंटल साइंस से लिया है, क्योंकि कैसे होता है सभी को ये पता है कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत इज वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा। तो इसका ही यूज़ करके अन्योन्य आवरण कैसे होते हैं हमारे शरीर में, इसको फाइंड आउट करने का मेरा प्रयास है। सो ये उसका एक उदाहरण है। ओके, सो दीज आर टाइप्स ऑफ फ्रंट्स।
तो ऐसा है कि फ्रंट्स जो होते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं। तो वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और आगे वाले 2 हैं, दैट इज स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। सो ये सभी फ्रंट्स के प्रकार हैं। तो बेसिकली फ्रंट होता क्या है? एक एनवायरमेंटल साइंस में एक बेसिक रूल है, वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बाहर की जगत में ये जो वार्म एयर एंड कोल्ड एयर होते हैं वो कभी भी मिक्स नहीं होते, दे डू नॉट मिक्स एट ऑल, वो हमेशा अलग अलग रहते हैं। और ये कोल्ड एयर और वार्म एयर जो होते हैं यानी गर्म हवा और ठंडी हवा जब अपने आप में लड़ने लगते हैं, यानी जब वो अगेंस्ट वन अनदर जाते हैं, तो वो जो लाइन होती है उसको उनकी भाषा में फ्रंट कहा जाता है। यानी जहाँ पर ये गर्म हवा और ठंडी हवा एक साथ हो जाएगी, जहाँ पर वो टकराएंगी, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ फ्रंट। ओके। और वो ऐसा कहा गया है, वो कहते हैं कि ये जो फ्रंट्स तैयार होते हैं, यानी जब ये ठंडी हवा और गर्म हवा अपने आप से टकराते हैं, तब जाके एनवायरनमेंट चेंज होता है एंड देन इट लीड्स टू बारिश। ये जो रेनिंग होता है ये फ्रंट्स के उत्पन्न होने की वजह से होता है। सो उसके ये प्रकार दिए हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट में क्या हो जाता है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट नहीं होती। यानी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि कोल्ड एयर और वार्म एयर वो अब एक ही गति में जाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि ये जो वार्म एयर है ना वो रिप्लेस करते जाती है कोल्ड एयर को। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में कि वार्म एयर रिप्लेस करती है कोल्ड एयर को। ओके, और फिर क्या हो जाता है कि ऑफ कोर्स ठंडी हवा जो होती है वो हेवी होती है, तो वो नीचे रह जाती है और गर्म हवा उनके ऊपर चली जाती है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि अगेन बारिश होती है। लेकिन वार्म फ्रंट जो होता है उसमें बारिश जो होती है ना वो आपने देखा होगा कोई कोई दिन ऐसे होता है कि थोड़ी बारिश होती है लेकिन दिन भर चलती रहती है, दैट इज ड्यू टू वार्म फ्रंट। ओके, उसके बाद वाला जो अलग टाइप होता है फ्रंट, दैट इज कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, कोल्ड एयर रिप्लेस करती है वार्म को, क्योंकि कोल्ड एयर का बल जो होता है वो ज़्यादा होता है। सो वो ताकत शीतवात जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो उष्णवात जहाँ 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 होता है वहाँ वहाँ पर वो रिप्लेस करते जाती है, और जहाँ जहाँ टकराव होता है वहाँ वहाँ पर बारिश गिरती है। ओके, और कोल्ड फ्रंट्स के वजह से जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है, जिसे हम जनरली थंडर स्टॉर्म्स बोलते हैं। यानी मराठीत विजेचा कडकडाट होऊन जोरात पाऊस पडणं, दैट इज ड्यू टू व्हाट वी कॉल एज अ कोल्ड फ्रंट। यानी थंडर स्टॉर्म्स जो होता है वो कोल्ड फ्रंट्स के वजह से होता है। इसके बाद जो एक प्रकार होता है दैट इज अ स्टेशनरी फ्रंट। तो स्टेशनरी फ्रंट में क्या हो जाता है कि जब दोनों का बल, यानी ठंडी हवा और गर्म हवा, इन दोनों का बल जब तुल्य होता है यानी सेम, यानी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस टाइप वाला जब बल होता है, तब बाहर की जगत में स्टेशनरी फ्रंट तैयार होता है एंड देन इट लीड्स टू अगेन रेन्स। ओके, तो स्टेशनरी में जो बारिश होती है वो अगेन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेन्स, यानी दोनों का भी बल ज़्यादा है इसलिए बारिश बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी ओले गिरना जिसे हम बोलते हैं, ओके, म्हणजे गारा पडणं, हे जे होतं इट इज़ इन अ स्टेशनरी फ्रंट्स। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे नहीं होता जैसे वार्म फ्रंट में कैसे हुआ, थोड़ी थोड़ी बारिश दिन भर थी। स्टेशनरी फ्रंट्स में दिन भर पड़ी रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ती है और उसमें थोड़े ओले भी गिरते हैं। ओके, दैट इज़ स्टेशनरी फ्रंट। एंड लास्ट फ्रंट का जो प्रकार होता है दैट इज़ ऑक्लूडेड फ्रंट। ओके, ऑक्लूडेड फ्रंट में ऐसे हो जाता है ना कि जो गर्म हवा है वो दो ठंड हवाओं के बीच में अटक जाती है। ओके, सो उसमें क्या हो रहा है, दो से ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप उसे, पार्टिसिपेंट्स हैं, बीच में गर्म हवा है और दोनों बाजू से ठंडी हवा होती है। तो उस फ्रंट को बोला जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट। और ये एक्चुअली बहुत देर तक रहता नहीं है, थोड़ी ही बारिश होती है, यानी 2 घंटे 3 घंटे बारिश पड़ी और एकदम से चली गई, दैट इज़ ड्यू टू ऑक्लूडेड फ्रंट। ओके, सो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि यही हमारे जब शरीर में होता है तब व्याधि होते हैं। इसीलिए आपको ये रेफरेंस भी आपको याद होगा जो भाव प्रकाश शाह या फिर योग रत्नाकर से है कि येन वायुना नीयन्ते यत्र वायुना नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। उसका वर्णन भी उसी के हिसाब से हमारे ग्रंथों में भी आता है, क्योंकि उस काल में ग्रंथकर्ताओं को भी ये पता था कि बारिश आने का कारण भी अल्टीमेटली कौन होता है, तो वायु होता है।
तो वायु जहाँ पर उनको लेके जाता है वहाँ पर बारिश होती है, और जब हम शरीर के सापेक्ष देते हैं तो हमारे लिए बारिश यानी क्या होता है, तो व्याधि होता है। ठीक है, तो सेम यानी ऐसे ही वात के अन्योन्य आवरण में होता है। सो जब ठंडी हवा और गर्म हवा हमारे शरीर में भी टकराती है, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, आवरण हो जाता है, और वहाँ पर बारिश होती है यानी क्या हो जाता है, व्याधि उत्पन्न होता है और लक्षण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ ये है कि गुण कौन से इन्वॉल्व इसमें होते हैं, सॉरी। तो उष्ण और शीत, हाँ, क्योंकि हमें ये भी पता है कि शीत जो है वो वात का गुण है, इसीलिए शीत गुण से प्रकोप होना, और एक नॉर्मल वायु जो है वो अनुष्ण है। तो हमारे शरीर में जो आवरण करने वाला है वो प्राकृत होता है, वो अपने स्थान में होता है, लेकिन शीत गुण के वजह से कोई अलग वात का प्रकोप होकर वो अपना स्थान छोड़कर किसी और वात के प्रकार में चला जाता है, और वहाँ ये अनुष्णवात और ये शीतवात इनका टकराव होकर आवरण होकर वहाँ पर व्याधि उत्पन्न होता है। सो दैट इज वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। और इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो हमने लास्ट में ऑक्लूडेड फ्रंट देखा ना, इट ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ मल्टीपल आवरण कैन हैपन। यानी हमने जो देखा ना कि मिश्र होने के वजह से ज़्यादा आवरण हो सकते हैं, यानी प्राणावृत्त अपान हुआ ऐसे नहीं है, प्राण समानावृत्त अपान भी हो सकता है। सो ऑक्लूडेड फ्रंट इन जस्ट इंडिकेट्स कि मिश्र होकर एक्स्ट्रा आवरण के प्रकार कैसे हो सकते हैं, ये भी इससे समझ में आ जाता है। अगेन ये मैंने टोटली पूरा का पूरा अप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगेन सुश्रुत में अगर आप संदर्भ देखोगे तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि वायु हो आत्मैव आत्मा, यानी कफ और पित्त ये ऐसे दोष हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन लगता है, जिनको फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है जब वो शरीर में आते हैं। यानी बाहर की जगह में जो सौम्य शक्ति होती है वो वैसे की वैसे शरीर में नहीं हो सकती, इसलिए उसे कफ का रूप लेना पड़ता है। बाहर जो अग्नि होती है वो वैसे की वैसे हमारे शरीर में नहीं आ सकती, इसलिए उसको फॉर्म चेंज करके पित्त रूप लेना पड़ता है। लेकिन वायु एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के बाहर हो या फिर अंदर हो, उसको फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर वायु अपना फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है शरीर के बाहर या फिर शरीर के अंदर, देन जो शरीर के बाहर हो रहा है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर होता है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, इतना ज़्यादा मैं यहाँ पर उसका यूज कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड अन्योन्य आवरण। ओके, तो बाहर की जगत में, एनवायरनमेंट में, जैसे शीत और उष्ण वायु मिक्स नहीं होते और टकराते हैं और वो व्याधि उत्पन्न करते हैं, सेम हैपन्स इन आवर बॉडी जब उष्ण और शीत यानी जो अनुष्ण है हमारे लिए जो प्राकृत है और वो जो शीत गुण से प्रकोपित है, ये दो वात जब टकराते हैं तो आवरण बन के वहाँ पर व्याधि उत्पन्न होते हैं। अब इस अन्योन्य आवरण में अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने जैसे अभी देखा कि स्थान और विमार्ग गमन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो स्थान जो होता है इस अन्योन्य आवरण में वो हमेशा आवरक का होता है। यानी जब मैंने पहले भी एग्जांपल जैसे दिया था, फॉर समझाइए कि अपानावृत्त व्यान है, ओके, तो वहाँ पर आवरक है अपान और जिसका आवरण हो रहा है वो व्यान है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो आवरण कर रहा है दैट इज अपान, उसके स्थान में व्यान चला जाता है। तो विमार्ग गमन किसका हो रहा है, व्यान का हो रहा है, जो प्रकुपित होकर अपना एरिया छोड़कर दूसरे के एरिया में चला जाता है। एंड वी नो, यानी ये हमें व्यवहार में भी पता है कि हर एक व्यक्ति जो होता है उसका जो खुद का एरिया होता है उसमें वो हमेशा बलवान होता है, और जब दूसरा कोई व्यक्ति अपना एरिया छोड़कर दूसरे के एरिया में ताकत लगाता है तो ये सभी को पता है कि जो लोकल दोष होता है, जो लोकल व्यक्ति होती है, उसका बल हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो सेम इसीलिए आवरक और आवरण यानी बलवान और अबलवान ये इसी बेस पर है कि ये जो स्थानिक दोष होता है जहाँ पर ये अलग बात चला जाता है, तो जो स्थानिक है उसका बल ऑफकोर्स ज़्यादा रहता है क्योंकि वो उसका स्थान होता है। तो अपान जो है उसका स्थान बलवान है, तो व्यान जो है वो खुद का स्थान छोड़कर वो अभी अपान के क्षेत्र में आ गया तो उसका बल ऑफकोर्स कम पड़ जाएगा। तो क्या हो जाता है, अपान से व्यान को आवरण हो जाता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आवरक जो होता है उसके स्थान में आवृत्तवात घटित होता है। ओके, और जो आवृत्त हो जाता है, इस एग्जाम्पल में हमने व्यान देखा, तो उसका विमार्ग गमन होता है, यानी वो अपना स्थान छोड़कर कहीं और चला जाता है। दिस इज़ अ बेसिक थिंग जब आप लक्षण देखोगे आवरण के।
उसके बाद अन्योन्य आवरण में अगर कोई गुण इंपॉर्टेंट है तो वो है उष्ण शीत और जल। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें भी हमने देखा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज उष्ण शीत, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में गति तो होगी ही, क्योंकि उससे अवरोध, उस अवरोध से ही आवरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म ये गुण इंपॉर्टेंट है ही नहीं जब आप अन्योन्य आवरण देखोगे। तो इस प्रकार के आवरण में हमेशा किसको इंपॉर्टेंस होगा, दैट इज उष्ण एंड शीत। ओके, ये भी एक चीज़ याद रखिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो चिकित्सा पर पड़ने वाला है। इसके बाद मैंने एक थोड़ा एनलिस्टिंग की है, जो अन्योन्य आवरण है उसमें किसके दृष्टि के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसके हिसाब से मैंने ये कंपैरिजन किया है। लेफ्ट साइड में जो प्रकार दिए हैं उन सब में ऑलमोस्ट 90-95% जो लक्षण है वो आवरक दृष्टि के हैं। ओके, यानी जो आवरण कर रहा है उसके दृष्टि के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। और जो राइट साइड में आवरण के प्रकार मैंने दिए हैं उसमें आवृत्त के बलक्षय के वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो वाले हैं। ओके, तो उन तीनों में इन दोनों में तीन प्रकार जो है वो कॉमन है, यानी प्राणावृत्त व्यान, प्राणावृत्त उदान और उदानावृत्त प्राण। इनमें दोनों के लक्षण तुल्य हैं, यानी आवरक के दृष्टि के भी लक्षण उतने ही दिखाई देते हैं जितने आवृत्त के हैं। लेकिन समानावृत्त व्यान और उदानावृत्त व्यान में क्या हो जाता है कि व्यान के कर्मक्षय के वजह से जो लक्षण है वो सबसे ज़्यादा है रादर देन समान और उदान के दृष्टि के। ओके, और लेफ्ट साइड में व्यानावृत्त प्राण हम जब बोलेंगे तो व्यान दृष्टि के लक्षण बहुत ज़्यादा है, समानावृत्त में समान के लक्षण बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसीलिए आवरक दृष्टि के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं, ऐसा है। इन सब में एक ही थोड़ा अलग आवरण का प्रकार है जो मुझे बहुत क्लियर हुआ है, ऐसे नहीं है, दैट इज़ प्राणावृत्त समान, क्योंकि उसके लक्षणों में उन्होंने बोला है कि जड़ गदगद मूकता। ओके, तो ये वाणी के दोष हैं। तो वो प्राणावृत्त समान में वाणी के दोष क्यों होते हैं ये मुझे पूरी तरह से क्लियर हुआ है, ऐसे नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। क्योंकि यस, यानी हमने जैसे देखा कि जो आवरक होता है उसके दृष्टि के वजह से लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा है कि प्राणावृत्त समान के वजह से ही क्यों दिखाई देते हैं और सिर्फ वाणी के इंद्रिय से रिलेटेड ही क्यों लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि प्राण का काम सभी को पता है, देह इंद्रिय चित्त ध्रुक, तो इंद्रियों को धारण करना यह प्राण का काम है। लेकिन फिर बाकी चार जो इंद्रिय है उनके दृष्टि के लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते, सिर्फ जड़ गदगद मुकता ही क्यों दिखाई देता है, ये अभी तक मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने वहां पर एक क्वेश्चन मार्क डाला है। सो ये हमारा आवरण का जो बेसिक है वो हमने यहाँ पर अभी देखा। जो उसके क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा माइंड में रहते हैं कि धातुगत धात्वावृत्तवाद, फिर रसावृत्तवाद क्यों नहीं, फिर अन्योन्य आवरण कैसे होते हैं, या फिर उनके कॉजेटिव फैक्टर्स दिए नहीं है तो क्या हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का एक आंसर करने का मेरा प्रयास इस भाग में था। इसके बाद मैंने जैसे कहा कि ये जो आवरण दिए हैं उदाहरण स्वरूप चरक जी ने, तो उसका अलग अलग करके हम लक्षण जो है वो डिटेल में आगे के भाग में देखने वाले हैं। लेकिन ये एक चीज़ जाते जाते ध्यान में रखनी है, जो आपके सामने मैंने सूत्र रूप में रखी है, जो चरक लास्ट में कहते हैं कि क्षयं वृद्धिम समत्वम च तथैव आवरणम भिषक विज्ञाय पवनादीनाम न प्रमुह्यति कर्मसु। क्योंकि त्रिविध गति तो सभी को पता है, जो सूत्र स्थान में ही चरक बोल देते हैं कि क्षय वृद्धि और समत्व ये त्रिविध गति होती है। लेकिन इन तीनों गतियों को छोड़ के भी एक विशेष गति होती है जिसका अंडरस्टैंडिंग वात व्याधि के अधिकरण में करना जरूरी होता है, दैट इज आवरण। अगेन यहाँ पर गति का मतलब है अवस्था। ओके, गति प्रकारो अवस्थावा, ऐसे चक्रपाणी ने वहाँ पर दिया है। तो क्षय वृद्धि और समत्व को छोड़कर आवरण की भी एक स्वतंत्र गति होती है। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो चिकित्सा में मोह नहीं होता, चिकित्सा आप अच्छी तरह से कर सकते हो। ओके, तो आगे के भाग में हम चरक के अन्य जो उदाहरण है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए पुनर्मिलामः। धन्यवाद।